तो इधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही है। अब इस वाली साइड पे आते हैं, इनको कहते हैं निकोजेन। निकोजेन का मतलब है फ्यूल फॉर्मिंग। एक टाइम था जब लोगों को ऐसा लगता था कि जितने फ्यूल हैं उन सब में नाइट्रोजन है, जितने फ्यूल हैं उन सब के अंदर नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन ये भी मिथ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फ्यूल हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन नहीं है, जैसे मीथेन गैस खुद ही एक फ्यूल है, उसके अंदर तो नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है, उसे कहते हैं चाल्कोजन। चाल्कोजन, चाल्कोजन का मतलब है ओर फॉर्मिंग। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ गई। ओर फॉर्मिंग का मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में जितने भी ओर्स हैं, या तो ऑक्साइड है या सल्फाइड है। ऑक्साइड है, सल्फाइड है, ये बात कुछ हद तक सच है। ये बात कुछ हद तक सच है कि ऑक्साइड और सल्फाइड सबसे ज़्यादा है। लेकिन भाई सॉल्ट में तो फॉस्फाइड भी है, फॉस्फाइड भी है, सॉल्ट में नाइट्रेट भी है, सॉल्ट के अंदर कार्बोनेट भी है, ऑक्जेलेट भी है। ऑक्जेलेट तो चलो खैर इस वाले हिस्से का पार्ट है। तो आप मतलब एक टाइम था जब लोगों को ऐसा लगा कि सारे ओर्स या तो ऑक्साइड है या सल्फाइड है। बहुत सालों के बाद में पता चला कि नहीं, कुछ एक पार्ट, कंसिडरेबल पार्ट नॉन ऑक्साइड और नॉन सल्फाइड भी है, लेकिन तब तक इनका नाम रखा जा चुका था। तो आज भी हम इसे चाल्कोजेन ही कहते, ठीक है, लेकिन इसकी जो नॉमेनक्लेचर की जो बेसिस है वो गलत है। ये सॉल्ट फॉर्मिंग है, ये तो आज के डेट में बहुत ही गलत थी। इसे हैलोजन कहते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग। सॉल्ट फॉर्मिंग। अब सॉल्ट, आप कौन सी सॉल्ट की बात कर रहे हैं? इन्होंने क्या करा, इन्होंने सॉल्ट के नाम पे ये सोचा NaCl को सॉल्ट कहती है, और इन्होंने इसके डेरिवेटिव को भी यानी NaBr को भी, NaI को भी सॉल्ट मान ली। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो सॉल्ट का मतलब क्या है? एसिड प्लस बेस। कोई भी एसिड और बेस मिक्स करी तो उसने क्या जनरेट करा? सॉल्ट करा ना। इसका ये मतलब है कि अगर तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को HNO3 के साथ रिएक्ट करा तो इसने NaNO3 बना ली। अब क्या इसे सॉल्ट नहीं बोलेंगे? अब क्या इसे सॉल्ट नहीं बोलेंगे? इसे सॉल्ट बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अगर मान लो हमने KOH लिया और इसे H2CO3 के साथ रिएक्ट कराई और इसने K2CO3 बना ली, इसे सॉल्ट बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो इसमें हैलोजन में पोटेशियम रखा है या कार्बन रखा है या ऑक्सीजन रखा है? वही प्रॉब्लम हम यहाँ भी पूछ सकते हैं कि सोडियम हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 17 और नाइट्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 17 और ऑक्सीजन हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 17। तो या तो आप ये कह दो कि ये सॉल्ट नहीं है, या फिर आप ये प्रूव कर दो कि इनमें से कोई एक ग्रुप 17 में है। और आंसर क्या है? आप दोनों में से किसी को प्रूव नहीं कर सकते। टेक्निकली दे आर सॉल्ट एंड दे आर नॉट प्लेस्ड इन ग्रुप 17। तो अब क्या करें? तो ठीक है, पुरानी बात है ना, बच्चों का नाम है, निकनेम है ना। मतलब माँ बाप ने नाम रखा था बच्चे का, ये सोचकर बच्चा बहुत बढ़िया बनेगा, बाद में वो टेररिस्ट बन गया। क्या करेंगे माँ बाप? माँ बाप ने नाम रखा था कुछ अच्छे लाल, प्यारे लाल, कुछ ऐसा नाम रखा था, बाद में वो गुंडा निकला। क्या करेंगे? तो ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। यहाँ पे भी इसका नाम रखा सॉल्ट फॉर्मिंग, लेकिन वो बाद में आके बदमाश निकला। एक प्रॉब्लम जो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर है वो क्या है? वो देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। जैसे हीलियम है, हीलियम को इन्होंने P ब्लॉक के अंदर रखा है और हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1:2। तो हीलियम के अंदर कोई P इलेक्ट्रॉन नहीं, बट स्टिल इट हैज बीन प्लेस्ड इन द P ब्लॉक, है ना। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। तो क्या सिर्फ यही एलिमेंट है जो ऐसा हो रखा है? ना, ऐसे नहीं है। इसके भाई लोग भी है, और इसका भाई कहाँ पे है? इसका भाई है यहाँ पे। थोरियम के पास लास्ट इलेक्ट्रॉन D के अंदर जा रहे हैं। थोरियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जा रहे हैं, बट इट हैज बीन प्लेस्ड इन F। थोरियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन में F है ही नहीं, लेकिन इसे प्लेस कहाँ कर रखा है? ब्लॉक एलिमेंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने नोटिस करा कि हीलियम शुड बी टेक्निकली प्लेस्ड हियर, लेकिन हीलियम की रिएक्टिविटी इनके साथ मैच नहीं करती। हीलियम गैस है, बाकी सारे के सारे सॉलिड है, लेकिन यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी भी मैच कर रही, फिजिकल स्टेट भी मैच कर रही। वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। थोरियम को अगर हमने यहाँ पे डाला होता D ब्लॉक एलिमेंट के साथ, तो वो उसके प्रॉपर्टीज हो नहीं कर रहा, और वो जिसके प्रॉपर्टीज हो कर रहा उसके साथ उसे प्लेस कर दी। तो यहाँ पे ये दो ऐसे एलिमेंट है कि जिस वाले ग्रुप में डाल रखे हैं, बल्कि जिसके ये पहले एलिमेंट है ना। इस वाले का पहला एलिमेंट है, लेकिन इसके पास P इलेक्ट्रॉन नहीं। ये इसका पहला एलिमेंट है, इसके पास F इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये दो ऐसे एलिमेंट है। अब इस वाली केस में हमने रिएक्टिविटी देखनी है, मेटल की रिएक्टिविटी। तो मेटल की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करनी है, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करनी है। ये इरिस्पेक्टिव ऑफ
किसी केमिकल के कह सकते हैं ऑन एन एवरेज। अगर उसने पूछा जनरली, तो जनरली का मतलब है टॉप टू बॉटम उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी है। लेकिन ये बात डी ब्लॉक पे वैलिड नहीं है। ये यहाँ पे वैलिड है, ये यहाँ पे वैलिड है, मगर ये इस वाली साइड पे वैलिड नहीं है। यहाँ पे अपोजिट है, टॉप टू बॉटम, बल्कि यहाँ से नीचे रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जानी है। यही प्रॉब्लम यहाँ भी होनी है, यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जानी है, डिक्रीज कर जानी है। क्यों डिक्रीज कर जानी है? इसका नाम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक वर्ड यूज करते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और अगर तुम्हें केमिस्ट्री में कभी कोई ऐसा सवाल मिला, कैसे सवाल, वो कहेंगे जिरकोनियम इज लार्जर देन हॉफनियम। टॉप टू बॉटम क्या है? साइज इंक्रीज करते, लेकिन वहां पे वो तुम्हें कहेंगे कि जिरकोनियम स्लाइटली बिगर है। 61 एंगस्ट्रॉम और 60 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम का फर्क है। या फिर वो तुम्हें कहेंगे कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पे इस वाली रीजन पे मैक्सिमम क्यों है। वो पूछेंगे डेंसिटी इस वाली रीजन पे मैक्सिमम क्यों है, ठीक है। वो पूछेंगे इनर्टनेस इस वाली रीजन में मैक्सिमम क्यों है। वो पूछेंगे इसके आई टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, मगर इन जगहों पे इंक्रीज क्यों कर जाती है। तो उसने चाहे डेंसिटी का पूछा हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का पूछा हो, आई का पूछा हो, साइज का पूछा हो, अगर कहीं भी एबनॉर्मलिटी है तो क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सवाल कुछ भी हो, आंसर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसकी डेंसिटी ज़्यादा क्यों है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कमाल है ना, जो भी पूछा सवाल मालूम नहीं लेकिन आंसर मालूम है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कैसे? वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, तुमने आग क्यों लगाई? डेमोक्रेसी है। तुमने गला क्यों काट दिया? डेमोक्रेसी है। तुमने बम क्यों मार दी? डेमोक्रेसी है। तो ऐसे इधर भी करना है, इधर भी वैसे ही करना है, इधर भी वैसे ही करना है। कुछ भी पूछा क्या है? डेमोक्रेसी है। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा वो देखते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी फैक्ट क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टंगस्टन की ज़्यादा है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रीनियम की ज़्यादा है। इसके बॉइलिंग पॉइंट देखोगे टंगस्टन की, टंगस्टन के अगर मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो इसकी है करीब अप्रॉक्स 3450 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसकी बात कर लोगे रीनियम की, इसकी मेल्टिंग पॉइंट है अप्रॉक्स 3 तीन बार ही तो 3 है, फिर कुछ भी होगी, लेट इट बी 7, तो इसकी मैक्सिमम है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ले तो ये 5 इसमें 3 5 है और फिर 9 है। तो इसमें तो बहुत ही आसान है, 4 बार ही 5 लिख दो डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस वाले में 2 5 है और फिर 9 7 है, यानी ये करीब करीब 5600 है। तो ठीक है कि थोड़ा फर्क है, लेकिन फर्क तो है भाई, जो फर्स्ट है वो तो फर्स्ट है। तो रीनियम की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और टंगस्टन के मेल्टिंग पॉइंट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। अब इसका बेनिफिट क्या होता? तो ये जो तुम सेफ हाउस देखते हैं ना, ये जितने स्ट्रॉन्ग रूम होते हैं, ये जितने स्ट्रॉन्ग रूम होते हैं बैंक के अंदर, वो टंगस्टन या रीनियम के एलॉय के बने होते हैं। उन्हें टंगस्टन स्टील कहते हैं, एक प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं टंगस्टन स्टील, उसके ही वो सेफ बने होते हैं ताकि तुम उसे गैस कटर से कट ना कर सको। मतलब जो चोर है तुम क्या करोगे। और इसके साथ ये जो टंगस्टन और इरिडियम है, इनके जो एलॉय है वो सैटेलाइट के अंदर यूज करते हैं। तुम ऐसे समझ लो कि सैटेलाइट वो चीज़ है जो कभी कई बार तो 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। यानी कि अगर किसी मेटल की मेल्टिंग पॉइंट 4000 डिग्री सेल्सियस से कम है तो पूरा सैटेलाइट ड्रॉप, मतलब हमने सैटेलाइट भेजा ऊपर से ड्रॉप नीचे गिर गई। पूछा क्या हुआ? बोला आगे जाके सारे के सारे मेल्ट कर गए। तो हम नीचे खड़े रहेंगे, पहले सैटेलाइट भेजा और नीचे लिक्विड को कलेक्ट करने के लिए खड़े होंगे। ऐसा ना हो, इसलिए क्या करते टंगस्टन और इरिडियम के एलॉय लेते हैं, और ये करीब 7000 डिग्री सेल्सियस तक, ये करीब 7000 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल है, इतने स्टेबल हो जाते हैं। अगर इनकी डेंसिटी की बात करोगे तो ऑस्मियम सबसे ज़्यादा डेंस है। ऑस्मियम की डेंसिटी अप्रॉक्सीमेट 23 है, 23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हमने Fe की बात करी और अगर हमने कॉपर की बात करी तो कॉपर करीब 8.9 है और ये अप्रॉक्सीमेटली 7 है। यानी Fe के कॉम्परेटिवली ऑस्मियम इरिडियम 3 टाइम्स ज़्यादा डेंस है। अब तुम समझ लो, एक लोहे का हथौड़ा तुम्हारे सर के ऊपर 1 फीट की ऊंचाई से गिर जाए
तो उससे जितनी डैमेज होगी उससे 3 टाइम्स ज़्यादा डैमेज अगर ऑस्मियम गिर जाए तो हो जाए। उसका मतलब यही है, ये नहीं कि खड़े हो जाना हथौड़ा गिरा के देख लेना, है ना। तो मैं बताया कि कितना नुकसान हो सकता है। और ये जो इनका यूज कहाँ पे करते हैं, इनका यूज करते जो जैसे मान लो बफोस के जो गोले थे उनके अंदर जो शार्पनर होते वो इनके एलॉय होते। तो ऐसा इसलिए बनाया जाता कि अगर बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे वो रेंज के बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे खड़ा है और उसने जस्ट टच भी कर दिया तो काम हो जाए। उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि उसने अगर टच भी करा तो काम तो हो जाना है। कि इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि 90 के बाद सारे एलिमेंट मैन मेड है, ये 92 के बाद सारे एलिमेंट मैन मेड है। ये जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ से लेके ये सारे एलिमेंट मैन मेड है, यानी सारे के सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट है। किसने बनाए? इंसान ने बनाए। कहाँ पे बनाए? लेबोरेटरी के अंदर बनाए। कैसे बनाए? रेडियो एक्टिव एलिमेंट को तोड़ तोड़ कर बनाए। तो इसके 2 आइसोटोप है, 235 और 238। 238 भगवान ने बनाई है और 235 भी भगवान ने बनाई है, लेकिन उसे इंसान एनरिच करते हैं, उसे इंसान एनरिच करता है लेबोरेटरी के अंदर और वहाँ से उसे बम के अंदर यूज़ करते हैं। फ्यूजन रिएक्शन होती जिसके ऊपर अपने पास जो बम है वो फ्यूजन के ऊपर भी है और फ्यूजन के ऊपर भी है। फ्यूजन के ऊपर जो बम है उसे एटम बम कहते हैं और जो फ्यूजन के ऊपर है उसे न्यूक्लियर बम कहते हैं। तो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराए गए थे वो एटम बम थे। जो पूरी डी ब्लॉक एलिमेंट है उसके अंदर एक मैनमेड एलिमेंट है और वो है टेक्नीशियम। ये मैनमेड एलिमेंट है, इसे इंसान ने बनाया, सिंथेटिक एलिमेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। और यहाँ पे प्रोमीथियम ये रेडियो एक्टिव है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो लेंथेनाइट्स है वो सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव है। लेंथेनाइट सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव है एक्सेप्ट प्रोमीथियम एटॉमिक नंबर 61, लेकिन एक्टिनाइट सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। यहाँ पे हमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, एक नायोबियम है, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम यूज़ करते हैं। जो सर्जिकल सीजर्स होती है, ब्लेड होती है, उसके अंदर नायोबियम यूज़ करते हैं क्योंकि इंसान की ब्लड के साथ या फ्लैश के साथ रिएक्ट नहीं करता। अदरवाइज क्या होता, बीमारी ठीक हो जाती और जो रस्टिंग है, मेटल की रस्टिंग है, उससे बंदा मर जाता है। तो इंसान की बीमारी ठीक हो, कोई नई बीमारी ना लग जाए, इसके लिए नायोबियम यूज करते हैं और वो काफ़ी कॉस्टली हो जाती। जो नॉर्मल सीजर्स है वो 800-1000 रुपये की आती है नॉर्मल सीजर, जबकि जो नॉन सर्जिकल सीजर है वो तुम्हें 100 रुपये की मिल जानी है। तो इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट से ईयर्स हैं। कौन से 3 इंपॉर्टेंट ईयर है? 1869 है, 1913 है और 1945 है। ये 3 साल हैं। इस टाइम पे मेंडलीफ ने स्टार्ट करी थी, इस टाइम पे मोस्ले ने इसे इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करा। तब 63 एलिमेंट थी, आज इतने सारे एलिमेंट है। और ये 1945 है, ये सीबोर्ग ने करा था। इसे सीबोर्ग ने क्या करा, इन दोनों को इस पीरियडिक टेबल के बॉटम लाइन पे डाल दिया। अदरवाइज ये पूरी पीरियडिक प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर रहे थे। सपोज हमने इसे उठा के यहाँ पे डाल दिया होता तो पी ब्लॉक बाहर निकल जाती। और पता चलता है कि जो बोरोन है, बोरोन के से कैरेक्टरिस्टिक प्रोमीथियम के प्रेसोडाइनियम के मिल रहे, या एल्यूमिनियम के साथ प्रेसोडाइनियम के मिल रहे, कॉपर के साथ नियोडाइनियम की प्रॉपर्टी मिल रही है। और जो पूरी पीरियडिक टेबल की ट्रेंड है वो सारी की सारी ट्रेंड डिस्टर्ब हो रही थी। तो उसने क्या करा, 1945 में उस चीज़ को उठा के नीचे करा। एक चीज़ हुई 1961 में। 1961 में क्या होती है कि जो कार्बन 12 है ना, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट मान लेते हैं। उसके पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि किसे लेना है। तो इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं किसके बारे में, पीरियडिक टेबल के बारे में, कुछ प्रोपेगेंडा के बारे में बातें करते हैं। कुछ एक सवाल है, मेरे पास इसका आंसर है, मगर तुम्हें इस क्वेश्चन के साथ छोड़ जाते और तुम बताना कि अगर हमने एलिमेंट सारे एलिमेंट मान लो 1800 में डिस्कवर करे, है ना, जैसा कि वो क्लेम करते हैं, या क्लेम ना भी करे तो प्रोजेक्ट तो ऐसा ही करते हैं। तो फिर कॉपर एज, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, ये 1800 के बाद आई थी, समझ रहे हो। अगर ये सारे एलिमेंट, अगर हमने इसकी बात मान ली कि सारी चीज़ें 1869 के बाद डेवलप हो रही है, तो ब्रॉन्ज एज मतलब हमें तो एफई के बारे में मालूम नहीं था, इसके हिसाब से हमें एफई के बारे में मालूम नहीं, इसके हिसाब से हमें कॉपर के बारे में मालूम नहीं। तो ये जो कॉपर एज है, ब्रॉन्ज एज है, आयरन एज है, ये 1869 के बाद आई ये चीज़ें, है ना।
इसमें एक सवाल और भी है कि अगर ये सारे एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए तो आयुर्वेद के अंदर जो सल्फर लिखा है और यहाँ पे जो सल्फर है वो अलग है। आयुर्वेद के अंदर जो Hg है और ये Hg अलग है क्या? और अगर ये अभी डिस्कवर हो रहे तो उस टाइम पे गलत लिखा था क्या? ये कुछ वैसी बात है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी। अच्छा, कब करी? तो 1600 में करी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से भारत पे हमला करा था? खिलजी ने कौन से भारत पे हमला करा था? मोहम्मद गोरी ने कौन से भारत पे हमला करा था? क्या ये 1600 के बाद आए थे? तो कई बार क्या होता कि हम जो कुछ कहते हैं और हम जो कुछ कहना चाहते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता, इतना डिफरेंस कि इट बिकम्स ए मैटर ऑफ फन। और यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। तुम्हें क्या इसका आंसर मालूम है? सोचो।